प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी संघर्षशील साथियों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और आपका होस्ट मनोहर सोनी। दोस्तों, अपनी आंखें बंद कीजिए और भारत के नक्शे की कल्पना कीजिए। अब तक की हमारी यात्रा में हमने देखा कि कैसे महान साम्राज्य, चाहे वे मौर्य हों या गुप्त, पाटलिपुत्र या कन्नौज जैसे केंद्रों से उभरते थे। हमने दक्षिण में पल्लवों, चालुक्य और चोलों की भव्यता देखी। ये भारत की अपनी धरती से उपजी सभ्यताओं की कहानी थी। लेकिन 11वीं और 12वीं शताब्दी तक आते आते ये तस्वीर बदल रही थी। हर्षवर्धन के बाद उत्तर भारत में कोई एक छत्र सम्राट नहीं था। देश छोटे छोटे राजपूत राज्यों में बटा हुआ था, जो आपस में अपनी वीरता और सम्मान के लिए तो लड़ते थे, लेकिन एक होकर किसी बाहरी शक्ति का सामना करने की दूरदर्शिता में नहीं थी। अब कल्पना कीजिए कि उत्तर पश्चिम के पहाड़ी दर्रों से धूल का एक बवंडर उठ रहा है। ये बवंडर अपने साथ घोड़ों की टापों की गड़गड़ाहट, तलवारों की खनक और एक नई भाषा, एक नया धर्म और शासन करने का एक बिल्कुल नया तरीका लेकर आ रहा है। ये उन तुर्की आक्रांताओं का तूफान था जिसने अगले 300 सालों के लिए भारत की तकदीर बदल कर रख दी। ये वो दौर था जब सत्ता का केंद्र पहली बार स्थायी रूप से दिल्ली बना। ये वो दौर था जब मीनारें मंदिरों के शिखरों से होड़ करने लगीं और गुंबदों और मेहराबों ने वास्तुकला को एक नई पहचान दी। ये भारत के इतिहास के एक युग का अंत और एक नए मध्य युग का आरंभ था। तो चलिए अपनी जिज्ञासा के घोड़े पर सवार हो जाइए और मेरे साथ चलिए इतिहास के उस मोड़ पर जहां से भारत पर एक सल्तनत का राज शुरू हुआ। हम जानेंगे कि ये दिल्ली सल्तनत क्या थी, कौन थे वे सुल्तान जिन्होंने तख्ते दिल्ली से हिंदुस्तान पर हुकूमत की, और कैसे उनके 320 सालों के शासन ने भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। पृष्ठभूमि: सल्तनत की स्थापना का मार्ग, द रोड टू द सल्तनेट। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कोई एक दिन की घटना नहीं थी। इसकी नींव कई दशकों तक चले आक्रमणों और संघर्षों से रखी गई थी। इस कहानी को समझने के लिए हमें दो महत्वपूर्ण तुर्की आक्रमणकारियों को जानना होगा। एक, महमूद गजनवी, लुटेरा, साम्राज्य निर्माता नहीं। 998 ईस्वी में मध्य एशिया के गजनी का शासक बना महमूद एक बेहद महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसका मुख्य उद्देश्य भारत में साम्राज्य स्थापित करना नहीं, बल्कि यहाँ के मंदिरों और रजवाड़ों की अपार धन संपत्ति को लूटना था, ताकि वो मध्य एशिया में अपने साम्राज्य को मजबूत कर सके। 17 आक्रमण। उसने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किए। उसके निशाने पर मुख्य रूप से उत्तर भारत के मंदिर शहर जैसे मथुरा, कन्नौज और थानेसर थे। सोमनाथ पर आक्रमण 1025 ईस्वी। उसका सबसे कुख्यात आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर था। उसने न केवल मंदिर को तोड़ा, बल्कि वहां से अकूत धन संपत्ति लूट कर ले गया। प्रभाव: महमूद गजनवी ने भारत की राजनीतिक और सैनिक कमजोरी को उजागर कर दिया। उसने ये दिखा दिया कि उत्तर भारत के राजपूत राज्य एकजुट होकर किसी शक्तिशाली आक्रमणकारी का सामना नहीं कर सकते। उसने आने वाले आक्रमणकारियों के लिए रास्ता खोल दिया। 2. मोहम्मद गोरी, मोहम्मद ऑफ घोरी, साम्राज्य का असली संस्थापक। महमूद गजनवी के लगभग 150 साल बाद अफगानिस्तान के गोर प्रदेश से एक और तुर्की शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का उदय हुआ। गोरी का उद्देश्य गजनवी से अलग था। वो केवल लूटपाट नहीं, बल्कि भारत में एक स्थायी मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी। गोरी का सामना दिल्ली और अजमेर के पराक्रमी चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान से हुआ। तराइन के मैदान में हुई इस लड़ाई में पृथ्वीराज की राजपूत सेना ने गोरी की सेना को बुरी तरह पराजित किया और गोरी अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहा। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी। यह भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। गोरी एक साल बाद पूरी तैयारी और एक विशाल सेना के साथ वापस लौटा। इस बार उसने राजपूतों को अपनी युद्ध रणनीति से धोखा दिया और पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर उनकी हत्या कर दी। विजय का विस्तार। इस जीत ने उत्तर भारत के दरवाजे तुर्कों के लिए खोल दिए। गोरी ने अपने सबसे भरोसेमंद गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में जीते गए प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त किया और खुद वापस गोर लौट गया। ऐबक ने गोरी के नाम पर गंगा, यमुना, दोआब, बिहार और बंगाल तक विजय प्राप्त की। 1206 में जब गोरी की मृत्यु हुई तो उसने अपने पीछे कोई पुत्र नहीं छोड़ा था। ऐसे में भारत में उसके द्वारा जीते गए विशाल साम्राज्य का स्वामी बना उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, और यहीं से 1206 में दिल्ली सल्तनत की औपचारिक शुरुआत हुई। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526, 5 राजवंशों की गाथा।
दिल्ली सल्तनत कोई एक वंश का शासन नहीं था। इन 320 वर्षों में दिल्ली के तख्त पर 5 अलग-अलग वंशों के 32 सुल्तानों ने शासन किया। आइए इनका संक्षिप्त परिचय लेते हैं। गुलाम वंश यानी मैमलुक या स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290। खिलजी वंश यानी खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320। तुगलक वंश यानी तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414। सैयद वंश यानी सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451। लोधी वंश यानी लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526। आइए अब इन राजवंशों के दौर में सल्तनत के उतार चढ़ाव को समझते हैं। 1. गुलाम वंश 1206 से 1290 सल्तनत की नींव। इस वंश को गुलाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक सहित कई प्रमुख सुल्तान अपने जीवन में कभी न कभी गुलाम रहे थे, जिन्हें सैन्य सेवा के लिए खरीदा गया था। इन्होंने सल्तनत की शुरुआती चुनौतियों का सामना किया और उसकी नींव को मजबूत किया। कुतुबुद्दीन ऐबक, संस्थापक जिसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश, सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया, सल्तनत को मंगोल आक्रमणों से बचाया और इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। रज़िया सुल्तान, भारत की पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका जिसे तुर्की सरदारों के षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा। गयासुद्दीन बलबन, एक कठोर और अनुशासित शासक जिसने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया और रक्त और लौह की नीति अपनाई। 2. खिलजी वंश 1290 से 1320 साम्राज्य का चरम। ये सल्तनत का स्वर्णयुग माना जाता है, खासकर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। खिलजी क्रांति ने इस मिथक को तोड़ दिया कि सत्ता पर केवल उच्च कुल के तुर्कों का ही अधिकार है। अलाउद्दीन खिलजी, सल्तनत का सबसे शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी सुल्तान। उसने गुजरात, रणथंभौर और चित्तौड़ को जीता। पहली बार उसने अपने सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत यानी देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र पर सफल अभियान भेजे। प्रमुख सुधार: उसने एक विशाल स्थायी सेना बनाई, घोड़ों को दागने की प्रथा दाग और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा चेहरा शुरू की। उसका सबसे महत्वपूर्ण सुधार था बाजार नियंत्रण नीति, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, जिसके तहत उसने जरूरी चीजों के दाम तय कर दिए ताकि वो अपनी बड़ी सेना को कम वेतन पर रख सके। 3. तुगलक वंश 1320 से 1414 विस्तार और विघटन। ये सल्तनत का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश था। इसके शासनकाल में साम्राज्य अपनी भौगोलिक सीमाओं के चरम पर पहुंचा, लेकिन इसी काल में इसका पतन भी शुरू हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक, सल्तनत का सबसे विद्वान लेकिन सबसे विवादास्पद सुल्तान। उसे बुद्धिमान मूर्ख भी कहा जाता है। उसकी 5 महत्वाकांक्षी योजनाएं: 1. दोआब में कर वृद्धि। 2. राजधानी को दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद बदलना। 3. सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। 4. खुरासान अभियान और 5. कराचिल अभियान बुरी तरह सफल रहीं और सल्तनत को कमजोर कर दिया। फिरोज शाह तुगलक, इसने सल्तनत को मजबूत करने की कोशिश की। उसने नहरों, अस्पतालों और शहरों जैसे फिरोजाबाद, जौनपुर का निर्माण करवाया, लेकिन उसने इक्ता प्रणाली को वंशानुगत बनाकर और कट्टर धार्मिक नीतियां अपनाकर सल्तनत को और कमजोर कर दिया। तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी। तुगलक वंश के अंत में मध्य एशिया के क्रूर मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया। उसने दिल्ली में भयानक कत्लेआम किया और सल्तनत की बची खुची शक्ति और प्रतिष्ठा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। 4. सैयद वंश 1414 से 1451 एक कमजोर कड़ी। तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत बिखर गई। सैयद वंश के शासक वास्तव में स्वतंत्र सुल्तान नहीं थे, बल्कि वह तैमूर के वंशजों के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते रहे। उनका शासनकाल बहुत छोटा और महत्वहीन था। 5. लोधी वंश 1451 से 1526 पहला अफगान साम्राज्य और अंत। यह दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश था। बहलोल लोधी, संस्थापक, जिसने जौनपुर को जीतकर सल्तनत को फिर से मजबूत करने की कोशिश की। सिकंदर लोधी, इस वंश का सबसे योग्य शासक। उसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। इब्राहिम लोधी, सल्तनत का अंतिम सुल्तान। वो एक घमंडी और अलोकप्रिय शासक था। उसके अड़ियल रवैये से नाराज होकर पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और उसके चाचा आलम खान लोधी ने काबुल के मुगल शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526
बाबर की छोटी लेकिन अनुशासित सेना ने अपनी तोपों यानी आर्टिलरी और तुलुगुमा युद्ध पद्धति के दम पर इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को पराजित कर दिया। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी।